कच्चे तेल में उछाल से बाजार में लगातार 5वें दिन बिकवाली। निफ्टी करीब 250 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 23,600 के पास आया। वहीं भारतीय आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एचडीएफसी बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा प्रेशर। बैंक निफ्टी भी 450 पॉइंट से ज्यादा गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दबाव। वहीं इंडिया विक्स 8% चढ़कर 14 के पार। रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। 1 से 2% फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही मेटल और एनबीएफसीज इंडेक्स भी 1% नीचे। वहीं एफएमसीजी, फार्मा और चुनिंदा आईटी शेयरों में खरीदारी। कल नतीजों और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा सिप्ला। शेयर करीबन 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही रिजल्ट्स के बाद थायरो केयर में रफ्तार, लेकिन रिजल्ट्स के बाद मोतीलाल ओसवाल में हुआ बड़ा एक्सीडेंट। शेयर करीबन 8% टूटा। वहीं गो डिजिट में भी बिकवाली। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। नतीजों के बाद इन्फोसिस पर कमेंट्री पड़ी सटीक। शेयर में निचले स्तरों से आई रिकवरी। वहीं स्पॉटलाइट बजाज होल्डिंग्स में खरीदारी। उधर मजबूत चार्ट के दम पर दौड़ा नुवामा। करीब 5% उछाल के साथ लाइफ हाई पर पहुंचा शेयर, लेकिन कमजोर चार्ट से फिसले एनबीसीसी और अंबुजा सीमेंट। 49.5% फॉरेन ओनरशिप की सीमा तय होने से स्विगी टूटा। शेयर करीबन 6% टूटकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। उधर विदेशी निवेश की सीमा तय होने पर एमएससीआई में शामिल होने की भी गुंजाइश नहीं। साथ ही इटर्नल में भी 3% की कमजोरी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड बेहद ही खराब जो है हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की टेंशन जियोपॉलिटिकली बनी हुई है उसका सीधा असर हमें अगर देखें तो कच्चे तेल पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 5वां ऐसा दिन है जहां पे बिकवाली का मंजर बाजार में इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे अगर हम बात करें क्रूड की तो एक अपने हायर लेवल पे बना हुआ है। इनफैक्ट कल तो हमने देखा था कि 101 तक के लेवल पे क्रूड जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया था। इंडिगो के रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स में भी यही पेन दिखाई दिया है। जिस तरीके से क्रूड का भाव बढ़ा है, सीधा इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। कंपनी जो मुनाफे में हुआ करती थी इस टाइम पे करीबन 240 करोड़ के लॉस में इंडिगो इस टाइम पे बैठी हुई है। इसके अलावा आज काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट हैवी डे है। कल भी काफ़ी सारे नंबर्स आए थे जिसका स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन हमें बाजार में देखने को मिला है। निफ्टी जो एक काफ़ी क्रूशियल लेवल था 23,800 का, उसको तोड़ के इस टाइम पे 23,600 के आसपास आपको कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिक भी तो वहाँ पे भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। रियलिटी में करीबन 2% की कमज़ोरी है। निफ्टी ऑटो इस टाइम पे करीबन 1.5% की कमज़ोरी के साथ काम कर रहा है। अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो बिकवाली काफ़ी ज़्यादा हावी है। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, बिकॉज इट्स वीकेंड। हम जानते ही हैं क्या करें। ये सिर्फ जो नज़ारा है बाहर से देख के इस टाइम पे मज़े लें या फिर यहाँ पे भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो बन रही है, ये जानते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए? बाहर से ही मज़े लेने चाहिए बाजार को देख के? मज़े तो बाहर से भी नहीं आएंगे इनफैक्ट, क्योंकि जिस तरीके का हाल है बाजार का बेहाल ही हो रखा है। तो बाहर से ही इस टाइम पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी या अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है? जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। कंचन जी, काफी खराब मूड माहौल है। मजे तो क्या लेंगे इस बाजार में, रोज ही 200-250 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है। हैविंग सेड दैट, ये 4th डे ऑफ द फॉल है। लगभग 700 पॉइंट्स हम रीसेंट हाई से नीचे आ चुके हैं और ऑलमोस्ट एक वीकेंड है। तो वीकनेस तो जरूर बरकरार है यहाँ पे। 23,750 23,800 के जब लेवल टूटे तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए खराब हो गया। बट एट द सेम टाइम क्योंकि वीकेंड है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस लेवल पे आप लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। हमें स्टे अवे रहना चाहिए मार्केट से, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यूज ड्रिवन मार्केट। आज का जो फॉल हम देख रहे हैं वो क्रूड के लिए है और मिडिल ईस्ट की टेंशन कंटिन्यूड है, इसीलिए हमने गैप डाउन देखा। बट अगर कोई ओवर द वीकेंड कोई अच्छी न्यूज आती है और मार्केट ओवर सोल्ड लेवल्स पे है तो फिर एक रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रेड निकलेगा, विच इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। तो बेस्ट यही है, वीकनेस जरूर बनी हुई है मार्केट में, बट क्योंकि 4th डे ऑफ द फॉल है, फ्रेश शॉर्टिंग यहाँ पे एडवाइस नहीं है। हम वीकेंड में थोड़ा स्टे अवे करें तो ज्यादा बेटर है।
मोस्ट डिसअपॉइंटिंग इज निफ्टी बैंक। रिजल्ट्स, मेन बैंक के रिजल्ट से पहले निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक के डिसअपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस हम प्रेशर देख रहे हैं। निफ्टी बैंक ने इनफैक्ट आज के सत्र में 200 डेमा भी तोड़ा है, जो कि लगभग 56,400 के आसपास है। तो यहाँ पे भी वीकनेस बरकरार है, बट एज आई हैव सेड, फोर्थ डे ऑफ द फॉल है, तो फ्रेश शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। वीकेंड में बिना किसी पोजीशन के जाए तो वो ज्यादा बेटर है। इंट्राडे ट्रेडिंग करे तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। इंट्राडे ही रहना है इस मार्केट में। मार्केट काफ़ी ख़राब प्रेशर में चौतरफा बिकवाली फिलहाल मार्केट में देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा काउंटर्स ठीक ठाक कर रहे हैं, बाकी प्रेशर में है मार्केट। जिस तरीके से ब्रेथ और निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। चलिए अब कुछ देर में हम राहुल गुहा एमडी एंड सीईओ थायरो केयर के उनसे बातचीत होगी। क्वार्टर 1 के नतीजों पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पे एक बार रख देते हैं, आप नोट कर लीजिए तब तक, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछते हैं आपकी कनेक्ट कैसे किया जाए, सवाल कैसे पूछा जाए। तो 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न भेजें। इसके अलावा आप हमें सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं #AskAwaz करके। नहीं तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली डीएम करके पूछना, तो कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को आप डायरेक्टली डीएम करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार लेकर आइए इस चार्ट थायरो केयर का, और अभी फिलहाल स्टॉक कर क्या रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से हमें सेशन में देखने को मिला था, अच्छी तेज़ी कल के सेशन में भी थी, और फिलहाल एक बार रखेंगे आज थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ, लेकिन 2.5% अभी भी ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़ रहे हैं कुशल जैन जी मुंबई से। कुशल जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल सर आपका। मेरे पास महाराष्ट्र बैंक है, 600 शेयर्स है, 54.37 प्राइस के लिए हुए। अभी क्या करना चाहिए? आपका नजरिया क्या है कुशल जी? लंबी अवधि की नजरिए से पूछ रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल मान लूं? हाँ ठीक है। 78 पे कर रहा है कारोबार, 54 आपके खरीदे, तो प्रॉफिट में हैं आप। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हालांकि पूरा स्पेस, बैंकिंग स्पेस प्रेशर में है अमित जी। 1 महीने में 12% टूटा ही है स्टॉक, लेकिन पिछले 6 महीने में रिटर्न्स भी दिए हैं। क्या किया जाए? यहाँ पर होल्ड की सलाह होगी? जी देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी। स्टॉक ने लगभग 92-93 रुपीस के प्राइस दिखाए थे, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से या महीने भर से जो यहाँ पे पुल बैक आ रहा है वो थोड़ा सा डीप हो गया है। 78, 76, 79 के लेवल्स है। वीकली चार्ट्स की बात करें तो इन्हीं लेवल्स पे एक सपोर्ट आता है, तो अगर स्टॉक को घूमना है तो वो यहीं से घूमेगा। दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल। लेकिन अगर कोई भी कारणवश 76 के लेवल्स टूटते हैं तो मुझे लगता है फिर ये अपना 200 डेमा जो कि 71 के आसपास है, स्टॉक वहां तक जा सकता है। बट जैसा कि कहा, इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, अच्छे खासे मुनाफे में है और एक वीकली सपोर्ट जोन है, तो इस सपोर्ट जोन पे एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा। आप पेशेंटली इसे होल्ड करें। एक 75 रुपीज का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखें। ओके, 75 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। ये थी राय बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। काफ़ी सारे सवाल जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं। अभिषेक जी का सवाल मैं लेना चाहूँगी। इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, 1000 शेयर्स पोर्टफोलियो में 1340 के लेवल पे जो है बाइंग की गई है, और ये बोल रहे हैं कि जब क्वार्टर 1 के नंबर्स आए थे उसके बाद ही इन्होंने खरीदारी की थी, लेकिन उसके बाद एक हमें स्लगिश मूवमेंट जो है देखने को मिला। लेकिन उससे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। अमित जी, ओवर टू यू। देना चाहूंगा कि रिलायंस मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है, इन्वेस्टमेंट में भी है, तो एक सलाह आप इंडिपेंडेंट सलाहकार से भी जरूर लें मेरी सलाह के अलावा। हैविंग सेड दैट, 1250 इसका मेक और ब्रेक सपोर्ट है। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट्स के बाद हमने थोड़ा सा मूव देखा था, बट मे बी ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस यहाँ पे हमने फिर एक सेल ऑफ देखा है। तो 1250 का एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये होल्ड करता है तब तक ठीक है, बट इसे हम एक मेक और ब्रेक लेवल कह सकते हैं। 1250 टूटेगा तो दिक्कतें यहाँ बढ़ जाएंगी। तो 1250 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। रिलायंस फिलहाल होल्ड करने की सलाह आती हुई। रिलायंस निचले स्रोत से रिकवर होकर अब थोड़ा डेज हाई पर फ्लैट है आज के सत्र में। एक बार फिर से डिस्क्लेमर प्लेट रख देते हैं, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है। कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो एक बार अपनी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थायरोकेयर के नतीजों की। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 34%, तो रेवेन्यू में 24% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एबिटा में भी 34% की ग्रोथ दिखी है, मार्जिन भी बेहतर रहे हैं। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कंपनी के एमडी एंड सीईओ राहुल गुहा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो यही, नतीजे अच्छे लगे हैं, रेवेन्यू, एबिटा, पैट सब कुछ बढ़ा है। इसके पीछे के कारण क्या समझते हैं आप, और आगे चलकर क्या ये आपको सस्टेनेबल लगता है? इसी तरह की ग्रोथ आप अपकमिंग क्वार्टर्स में भी दिखा पाएंगे? थैंक यू जी। और बस ग्रोथ जो है ना, ये आउटकम होता है काम मेहनत की। हमारा जो टीम है वो बेसिकली हमारे जो सर्विस लेवल्स है, इंडस्ट्री के बेस्ट सर्विस लेवल्स है। अगर आप हमारा लैब टर्न अराउंड टाइम देखेंगे तो शायद आप सोचेंगे कि थायरोकेयर अभी इंडिया में सबसे फास्टेस्ट लैब में शामिल होंगे। हमारा जो क्वालिटी प्रोसेसेस है, हमारे 100% NABL लैब्स है। आप ये देख लो, इंडिया में तो सिर्फ 2% लेबोरेटरीज NABL accredited है, बट थायरोकेयर ऑलमोस्ट 100% NABL accredited है। तो क्वालिटी और सर्विस लेवल्स के पीछे ना हमारा जो फ्रेंचाइज नेटवर्क है वो काफी बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे FY22 में हमारे पास कुछ 2700 फ्रेंचाइजी थे, आज हमारे पास 11,700 फ्रेंचाइजी है। तो ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया है पिछले 4 साल में। और यही हमारा ग्रोथ का जो सीक्रेट है। जितने आप मार्केट में मौजूद हो, जैसे लोग बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। और जब हमारे पास 11,500 फ्रेंचाइजीज है जो थायरोकेयर को प्रमोट करते हैं मार्केट में, उसी से हमारा फुटफॉल जो है, पेशेंट बेस जो है काफी बढ़ता है। और उसके वजह से हम आपको ये जो रेवेन्यू का 26% पैथोलॉजी ग्रोथ दिख रहा है, आपको यही दिखने को मिलेगा। राहुल जी, कंचन बात कर रही हूँ, और अच्छे नंबर्स हमें इस क्वार्टर में भी जो है वो देखने को मिले हैं, और वही रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक प्राइस में आज एक देखने को मिल रहा है। लेकिन बिटवीन द लाइंस अगर हम इसे रीड करें तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी वॉल्यूम वर्सेस रियलाइजेशन के ऊपर। अगर टेस्ट पर पेशेंट देखें तो 9.6% की आपने ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की है। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू पर पेशेंट की तो वो 6.8% का, यानी कि इनका एवरेज रियलाइजेशन हम निकाले तो यहाँ पे एक स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला। क्या ये चीज आपके लिए कंसर्निंग है, और ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, कंचन जी, बिल्कुल कंसर्निंग नहीं है हमारे लिए। हमारा तो मिशन है टू मेक गुड क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स अफोर्डेबल। और अगर एक पेशेंट आ रहा है तो हमारा जो सोच है कि जो भी टेस्ट कराना है ना, उनको सोचना ही नहीं है। आप जितने टेस्ट ऐड कर सकते हो, पूरा जांच करा सकते हो, आप थायरोकेयर के साथ कीजिए, बिल्कुल अफोर्डेबल है। अगर डॉक्टर ने 4-5 टेस्ट लिखे हैं पर आपके मन में कुछ चल रहा है और आपको 2 और टेस्ट कराना चाहते हो, तो आपको सोचना ही नहीं है। और इसीलिए हम प्राइसिंग काफी अफोर्डेबल रखते हैं। अगर आप देखोगे हमारा कॉस्ट ना जो है वो पेशेंट लेवल पे फिक्स्ड है। एक बार हम आपके घर पे जाके ब्लड ले लेंगे तो हमारे पूरे कॉस्ट फिक्स्ड हो गया है। उसके बाद अगर आप 2 टेस्ट करोगे, 4 टेस्ट करोगे, 6 टेस्ट करोगे, वो डायरेक्टली बॉटम लाइन में फ्लो करता है। तो इसीलिए ये हमारा स्ट्रैटेजी है कि जो टेस्ट का प्राइस हम कम रखते हैं, बट हम होप कर रहे हैं कि पेशेंट अपना पूरा जांच करे और टेस्ट ऐड करे हर ऑर्डर में और हर प्रिस्क्रिप्शन। राइट, टॉकिंग अबाउट टेस्ट, राहुल जी, आपने एलर्जी टेस्टिंग, जीनोमिक्स जैसे स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक्स में भी एंट्री की है। आने वाले 2-3 साल में आप ये कितना बड़ा कारोबार देखते हैं, और इससे कितना कंट्रीब्यूशन आपके बिजनेस में आ सकता है? अगर मेरे पीयर सेट देखोगे तो उनका स्पेशलिटी बिजनेस रफली 15 to 20% है। हमारा तो ऑलमोस्ट 0 है। तो मेरा तो होप है 3 से 5 साल में ये जो स्पेशलिटी बिजनेस है एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ थायरोकेयर बन जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं गाइडेंस के बारे में पूछना चाहूँ तो कुछ यहाँ पे रिवीजन जो है आप करना चाहते हैं, बिकॉज अच्छे नंबर, अच्छे प्रिंट Q1 में देखने को मिले हैं। अगर हम रेवेन्यू या फिर मार्जिन्स की बात करें, बिकॉज क्वार्टर बेसिस पे एक स्लाइट डिक्लाइन जो है वो हमें मार्जिन्स में देखने को मिला है। हाँ कंचन जी, आपको पता भी है डायग्नोस्टिक्स थोड़ा सीजनल बिजनेस है, तो Q4 to Q1 थोड़ा तो वेरिएशन आ ही जाता है।
बट अगर गाइडेंस की बात करते हो, आपको भी पता है मैं काफी कंजर्वेटिव होता हूँ गाइडेंस के सामने। तो अभी जो मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर में गाइडेंस दिया था मिड टू हाई टीन्स की ग्रोथ का, वो मैं मेंटेन करना चाहूंगा। Q1 ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा था, बट Q2 जो डायग्नोस्टिक्स का सबसे बड़ा सीजन होता है क्योंकि मॉनसून आ गया है, उसमें मैं बस देखना चाहता हूँ कि Q2 कैसा जाता है, और फिर मैं गाइडेंस के बारे में बात करूंगा। H1 पार करने दो, फिर हम फुल ईयर गाइडेंस पे बात करेंगे, बट अभी मैं हाई टीन्स का गाइडेंस पे ही टिका रहूंगा। ठीक है, H1 के बाद फिर से आपसे बात होगी राहुल जी, और गाइडेंस पर चर्चा करेंगे फिर CNBC आवाज़ में आपके साथ ही। बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थायरो केयर का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर, और अच्छी तेज़ी आज के सेशन में 3.5% ऊपर नजर आएगा आपको। हालांकि ऊपर स्तरों से थोड़ा सा फिसला है, लेकिन अच्छी मजबूती। पिछले वीक भी का चार्ट देखें तो अच्छी स्ट्रेंथ है। एक बार थायरो केयर का चार्ट देख लीजिएगा अमित जी, कैश में है ये काउंटर, कैसा नजर आ रहा है? जी ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, हाई लो का स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने कहा, आज के सत्र में थोड़ा सा इसने अपने इंट्राडे हाईज गिव अप कर दिए हैं, बट अभी भी 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसको कंसिस्टेंटली 580 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, देन वी में सी अ फर्दर पॉजिटिव ट्रेंड। बट इन द मीनवाइल अगर किसी की पोजीशन है तो लगभग हमें 550 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। ओके, थायरो केयर पर ये व्यू पॉजिटिव भी है फिलहाल। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं स्वान बिटकॉइन के फाउंडर एंड CEO कॉरी क्लिप्सटन। कॉरी हाय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स, ट्रेडिशनल कमोडिटीज लगातार यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आई हैं 24/7 ब्लॉकचेन पर। हाउ वुड यू से ऑन हाउ बिटकॉइन डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ विद टोकनाइज्ड गोल्ड और ऑयल इन अ सॉवरेन पोर्टफोलियो? It's a very interesting question. I absolutely expect this type of inquiry from more of a TradFi audience. So what I would say is that Bitcoin is the only digital asset that is completely divorced from the real world, and that is a tremendous benefit. So if you're thinking about a money where in the present for some people and in the future for most or even all of us, we can trust that money to not be censorable, not be confiscatable, for the transactions not to be reversible. You can't have that with these private blockchains, these other tokens that are centralized, that are centrally controlled, that are sort of decentralized in name only. If you tokenized gold, for instance, then that token is not the asset itself, unlike Bitcoin, which means that these centralized companies that actually custody the gold, that ship the gold, they are subject to government pressures, and they're subject to all kinds of bad behavior by centralized third parties that custody the gold. And you have to trust a whole chain of companies and governments and authorities to sit between you and your asset, or you and your counterparty in a transaction, which is the exact set of problems that Bitcoin was invented to solve. Corey, how do you project Bitcoin's role evolving in cross-border settlements as nations explore alternatives to the US dollar? There is certainly a narrative right now around de-dollarization, and it's popular with lots of different factions around the world, both in the West and outside the West. I don't think it's true. I do see instead the dollar's monetary network effect actually increasing right now, at the same time that Bitcoin is increasing its monetary network effect, and frankly, gold is on the rise as well, as we've seen with the increases in purchasing power in recent years for both of those alternative assets. I expect there to be a three-horse race between the dollar, Bitcoin, and gold, with people preferring one or the other for different uses, and Bitcoin being the fastest horse in the race, meaning that while the dollar obviously continues to decrease in purchasing power, the other two, gold and Bitcoin, will increase in purchasing power, with Bitcoin increasing faster in the coming decades. So that's pretty much how I expect this to play out. There is no other centrally controlled government printed fiat currency that can compete with the dollar in that category.
So I really think it will only be Bitcoin that has a chance to unseat the dollar sometime later in this century as being the dominant global store of value. Corey, Bitcoin is on one side, but there are other altcoins and tokens like Ethereum, Solana, which also have seen higher trading volumes. What do you make of that? So thinking about the world of non-Bitcoin crypto, I don't really spend much time on it anymore because none of them are gunning for a monetary use case. They've kind of all given up on anything about competing with Bitcoin to be money. And so I really just don't think of them as much more than tech companies with kind of company script that's required to be used in different ways, not unlike kind of a company store in a mining town 150 years ago. And so you're kind of locked into their little ecosystem, and they gin up different ways to try to create demand for their token or try to burn supply or just kind of actively manage it, very much like a treasury function at a company with a stock tries to manage their treasury and make their stock price go up. None of them can hold a candle to Bitcoin's decentralization, its network effect, its story, its purpose as money. I just see them as, as usual, out of the 30 million altcoins, 99.9999, I don't know, 4 or 5 nines are scams, and then a few of them are actually trying to do something, but the value of their tokens will continue to dwindle in Bitcoin terms over the long haul, as they always have. Final question then, Corey. With US spot Bitcoin ETFs logging massive inflows, has institutional money changed the organic price discovery model of Bitcoin? There has been a lot of increased institutional adoption and access for Bitcoin, and I would say kind of Bitcoin IOUs or paper Bitcoin or receipts for Bitcoin in different flavors over the last few years. I certainly prefer the real thing, real on-chain Bitcoin, and actually self-custody and helping clients of ours, businesses and families and individuals actually learn to custody their own Bitcoin. That's actually what it's for. And frankly, Bitcoin that is in self-custody is worth quite a bit more than Bitcoin that somebody else holds for you, especially given the history of seizures of assets in the past from different governments, and then obviously lots of custodian blowups and theft, et cetera, in the crypto space historically over the last 15 years. So I think it is important to learn how to do that for your family or for your company. That's what we do. That's what we're here to do. We actually just launched a product about 3 weeks ago called Swan RBX, the Real Bitcoin Exchange, that lets families and businesses get out of a Bitcoin ETF and into real on-chain Bitcoin while not paying cap gains tax. Obviously not financial advice, check with your advisor, et cetera, but we've been doing it for hundreds of clients, and it's really important for people to know that the way these ETFs in the USA are structured, you actually can do that, and you can get out of an ETF like GBTC and carry your cost basis forward into real Bitcoin. Point taken. Corey Clipston, thank you so much for joining in. तो Corey हमें ये बता रहे हैं कि प्राइस डिस्कवरी मॉडल को लेकर यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन Corey क्लियरली बिटकॉइन को यहाँ पर मैक्सिमलिस्ट हैं, उनको लगता है बिटकॉइन एक सही तरीका है यहाँ पर कारोबार करने का। और जैसे उन्होंने कहा कि दूसरे कई हज़ारों लाखों यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिसमें से सिर्फ चुनिंदा 5-7 ऐसे हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, यूटिलिटी कॉइन्स हैं जिनमें निवेश किया जाना चाहिए, बाकी काफ़ी हद तक यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो मीम कॉइन्स हैं और उनसे काफ़ी हद तक यहाँ पर आगे जाकर बचना ही चाहिए। वेल, पर इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।